मन शिव बाबा की इस नन्हे सी रूहानी फुलवारी में हम सभी वैरायटी रूहानी फूलों द्वारा आप रूहे गुलाब ब्रह्मा कुमार राहुल भाई जी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी हैंड रेस करके भाई जी का स्वागत करेंगे। वैसे तो गुलाब के फूल के परिचय की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि गुलाब का फूल उसके रंग रूप और खुशबू से ही परिचित है ना, वो खुद ही अपनी पहचान है। परंतु फिर भी इस रूहानी फुलवारी में रोज रोज दिन प्रतिदिन नए नए फूल आकर इस रूहानी फुलवारी की शोभा बढ़ाते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी कि राहुल भाई जी, आप करीब 20 सालों से आध्यात्मिक जीवन के राज्यों की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। वर्तमान समय आप एजुकेशन कंपनी में एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और आपका होम टाउन है आगरा, और आप वर्तमान समय ग्रेटर नोएडा दिल्ली में रहते हैं। और इस विश्वविद्यालय की स्पार्क विंग और आईटी विंग के आप एक्टिव मेंबर हैं। और समय प्रति समय जब भी मधुबन में कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स होती है, आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन उस कॉन्फ्रेंसेस में और मीटिंग में देते हैं। आपकी विशेष रुचि ब्राह्मण जीवन में, विशेष रुचि आपकी अव्यक्त वाणियां रही है। वैसे तो आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग नए नए इन्वेंशन करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, और दुनिया को जब वो रिसर्च देते हैं तो दुनिया के लिए बहुत लाभदायी होती है। वैसे ही आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनकर बाबा का जो अनमोल खजाना है अव्यक्त वाणी, आपका बहुत विशेष रुचि है इसमें। आप इसका विशेष गहराई से अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन और मंथन करते हैं, जिसके सार रूप में जो मक्खन निकलता है वो पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत बहुत लाभदायी रहता है। जिसके फलस्वरूप हमने लास्ट के 2 सत्रों में देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अव्यक्त वाणियों के से अव्यक्त वाणी का अभ्यास कैसे करें और कैसे उसमें हम रुचि बढ़ाएं, उसके कने अनेक सारी हमें ट्रिक्स और टिप्स बताएं, जिसको हम धारण करके बहुत सारा लाभ लिया है इस आपके टिप्स और ट्रिक्स से। तो आपका इस फुलवारी में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी छोटी सी फुलवारी है, उसमें देश विदेश के कई भाई बहने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रोज सुबह 5 से 6 अव्यक्त वाणी का मनन चिंतन करते हैं। और आप जैसे बड़े वरिष्ठ अनुभवी बाबा के रत्नों का हम अनुभव सुनते हैं, तो हम अपने आप को धन्य भाग्यशाली समझते हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आज भी हम इनवाइट करते हैं कि आज भी हमें आप अनेक सारी टिप्स बताएं, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके अव्यक्त वाणियों का अभ्यास कैसे सहज और सरल करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको अप्लाई करके अपना जीवन भी बाप समान बना सके। इसके लिए हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बीना दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति सभी भाई बहनों को। सारे बाबा के शक्ति बच्चे हैं। तो आप सभी को मालूम होगा जैसे कि हम 1969 की अव्यक्त वर्ल्ड ईयर रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट सैटरडे को कुछ भाई बहन हमारे साथ थे, हमने कुछ वर्ल्ड ईयर रिवाइज की थी। तो जो भाई बहन आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, लास्ट सैटरडे को नहीं थे, वो बताएंगे चैट बॉक्स में कौन कौन नए बच्चे हैं इस बार। ओके, रेणुका बहन नए हैं, प्रीति बहन नए हैं। ओके, बाकी सब पुराने हैं। ओके, हरीश भाई भी नए हैं, नीरू बहन भी नए हैं, हर्षा बहन ओके, विजय भाई ओके जी। काफ़ी सारे भाई बहन नए हैं। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमने ज्ञान में सुना, अभी गाने में सुना कि भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है।
तो नए विश्व को बनाने के लिए बाबा ने जो नया ज्ञान दिया उसकी स्टडी हम कैसे करें, और ख़ास तौर से उसमें भी अव्यक्त मुरली की स्टडी हम कैसे करें, और कैसे उसको हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाएं, एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाएं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो हमारे लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि 1969 से शुरू करें, और इस समय हम देखा जाए तो हम सभी लोग 3-3 साल का अव्यक्त मुरली एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। कोई बता सकता है कैसे, कौन कौन सा ईयर है जो हम एक साथ कर रहे हैं? 1969 का तो हम कर रहे हैं इस सेशन में हर एक सैटरडे को, और 1986 का कर रहे हैं हम हर संडे को, जो हर संडे को मुरली आती है। और जो भी लोग अव्यक्त मुरली क्लब के मेंबर हैं वो लोग 1983 की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 3-3 ईयर एक साथ चल रहे हैं। सबको क्लियर है ये बात? अगर क्लियर है तो अब लिखेंगे आप क्लियर चैट बॉक्स में। हमारा अभी 70 का मूल्य चल रहा है, अव्यक्त मुरली जो चिंतन ग्रुप है हमारे, तो 70 का चल रहा है। तो आपका 69, 70 और 86 3 चल रहा है। ओके। तो लास्ट वीक भी हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, तो जो भाई बहन थे उसमें से कोई 2-3 बातें बताएंगे क्या क्या बातें हमने डिस्कस की थी। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये समझना है कि ग्रुप स्टडी का जो फॉर्मेट होता है उसमें हर सेशन में हमें क्या करना होता है कि पिछले सेशन को हमें रिवाइज करना है थोड़ा, और लास्ट में हमें नेक्स्ट सेशन के बारे में भी समझना है कि अगली बार हम क्या करेंगे। तो अभी सिर्फ 2-3 मिनट्स में हम ये कोशिश करते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या क्या किया था। तो जो भी भाई बहन थे, अच्छा निखिल भाई जी बता रहे हैं, निखिल भाई बता रहे हैं कि हमने एग्जामिनेशन हॉल की बात की थी, राइट। और क्या बात भाई, की थी? हाँ, रियलाइजेशन करना है कि फोकस करना है कि टाइम कम है तो एकाग्रता ज्यादा चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अंशुल जी बोल रहे हैं कि इट वाज द सेशन फॉर रियलाइजेशन। यस, व्हाट एल्स? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होती है, ये बात हमने डिस्कस की थी। राखी बहन ने बोला है, बिल्कुल सही बात है। रतन कुमार भाई बोल रहे हैं कि इस शरीर में ही हमें संपूर्ण बनना है, ये बात डिस्कस की थी। निर्मल भाई बोल रहे हैं कि अव्यक्त मुरली आईना है हमारे पुरुषार्थ का। प्रकाश भाई ने बोला है एग्जाम टाइम क्रैश कोर्स पुरुषार्थ टुवर्ड्स सेंटर रियलाइजेशन। निखिल भाई ने बोला है ऑडिट ऑफ ऑल पावर थ्रू आउट द डे। पूजा शर्मा जी ने बोला है आप सबका किससे प्यार है, बाप दादा से तो है, पुरुषार्थ से भी रखना है। सुशील भाई जी बोल रहे हैं टाइम इज क्लोज, सेकंड बाय सेकंड डू एफर्ट। फिर है पुरुषार्थ का समय भी चला जाएगा, पुरुषार्थ से स्नेह रखना, रख कर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, और पर्पस इज रियलाइजेशन नॉट इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आपने ये भी बताया था कि हमारा पुरुषार्थ सर्कल की तरह है। हमें देखना है सेंटर से कहाँ तक जा रहा है, सेंटर से परिक तरफ जा रहा है, सेंटर तरफ जा रहा है, वो खास चेक करना है कि सरकमफेरेंस की ओर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, वो खास चेक करना है कि हमारा पुरुषार्थ में हम कहाँ तक जा रहे हैं। हाँ, तो फिर इस वीक में चेक किया होगा। इस वीक में हमें 7 डेज का पूरा टाइम मिला इंट्रोस्पेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए। सभी भाई बहनों को क्या लगा, और जो नए भाई बहन हैं उनके लिए बता देते हैं। हमने एक बात ये डिस्कस की थी, इस बात को ध्यान से समझना है कि अभी तक क्या हुआ है कि हम सब ने पुरुषार्थ बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा पुरुषार्थ बिखरा बिखरा हुआ होता है। और एक अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और बीच में एक सेंटर हो, तो हमारे सारे पुरुषार्थ में हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ जा रहे हैं, या सर्कमफ्रेंस से हम अंदर सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये बात हमें चेक करनी थी। तो पूरे वीक में आपको क्या लगा, क्या हुआ है, हम सेंटर की तरफ आए हैं या हम सेंटर से दूर गए हैं? तो किस किस को लगता है कि हम सेंटर की तरफ और नज़दीक आए हैं स्पीड से?
वेरी गुड। तो बहुत सारे भाई बहन बोल रहे हैं कि हम सेंटर की तरफ आए हैं, सेंटर के काफ़ी नज़दीक है। जीवन का सेंटर, मुरली सुनने वाला सेंटर नहीं है। ओके, ठीक है। तो आज हम कुछ और मुरलियों पे ध्यान देंगे। आई थिंक सबको स्क्रीन तो विजिबल होगी। तो आप सबके पास डायरी पेन होगा, आप नोट कर लीजिए कि आज हम कौन कौन सी मुरली रिवाइज करने वाले हैं। इंडेक्स में देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने पिछली बार 21 जनवरी से शुरू किया था और रफली हमारा कवर हो गया था 19 जून तक। बीच में कुछ कुछ रह गया होगा, वो भी आपको कवर करना है। तो ये आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, बिग पिक्चर क्या है कि हम कहाँ पर हैं। राइट। तो आज हम करेंगे इसमें 26 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक। करीब ये 8-10 मुरलियाँ हैं, इनको हम मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। तो ये आप डेट इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आपको ये सारी रिवाइज करनी है, पूरे वीक में अच्छे से रिवाइज करनी है। ओके। तो आप में से कुछ भाई बहनों ने सेल्फ स्टडी भी की होगी, काफ़ी आगे बढ़ गए होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 26 जून 1969 की मुरली पर। तो बाबा ने इसमें पूछा था कि रिवीजन कोर्स आप खुद कर रहे हो या बाबा करा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था, कोई बता सकता है जिसने सेल्फ स्टडी की है? इस सेशन में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लर्निंग बेस्ट होती है जब हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी जो भाई बहन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको ये आदत डालनी है कि आपको पूरे वीक स्टडी करते रहना है क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। ओके, तो इसमें काफ़ी सारी भाई बहन बात बता रहे हैं कि रिवीजन कोर्स हम खुद कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं। तो इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं क्योंकि कोई भी बात हमें एजम्पशन में नहीं लेनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ऐसा लगा या हमें किसी ने कहा था। हमें ये बात हटानी है कि हमें ऐसा लगा, ये हो गया मनमत। किसी ने ऐसा कहा था, ये हो गई परमत। लेकिन मुरली में ये है, ये हो गया श्रीमत। राइट, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो बाबा ने क्या कहा है वो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। किसी ने कहा होगा कि उनकी मदद है। बाबा ने कहा कि पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है। लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। तो एक तरह से स्कूल की छुट्टी हो गई है, घर में होमवर्क कर रहे हैं, टीचर से कनेक्शन है पर टीचर हर समय साथ नहीं है। और बाबा देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है बाबा आपको देख रहे थे पूरा वीक जब आप रिवाइज कर रहे थे? तो ये सारा विजन हमें माइंड में बना के चलना है। तो बाबा ये भी देख रहे थे कौन कौन कितनी शक्ति से, कितने उमंग उत्साह से रिवाइज कर रहे हैं। राइट, तो आप ये नोट कर लीजिए 26 जून
कि मुरली हमने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन आपको घर पे जाके अपना पूरी मुरली स्टडी करनी है, एक भी वर्ड में एक भी सेंटेंस हमें मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट मुरली इज डन, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बाबा कई बार हमें कोई प्रश्न पूछते हैं और हमें क्लियर नहीं होता, तो हम हर बात का आंसर एक ही देते हैं कि बाबा की याद से ये हो जाएगा, ऐसे देते हैं ना आंसर, हम पता होगा आपको। कई बार सारे प्रश्नों का आंसर एक ही होता है। सेंटर पे किसी से पूछो, कई बार भाई बहनों से, माताओं से, तो बोलते हैं कि आत्मा समझ के बाबा को याद करो। तो वो राइट आंसर है, लेकिन वो राइट आंसर हमें कैसे देना है, नहीं देना है, बाबा ने क्या बताया है, वो हम देखेंगे। तो ये बड़ी हंसी की बात भी है, बड़ी मज़ेदार बात भी है। तो बाबा जैसे बड़े बड़े सारे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो बाबा ने पूछा कि निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, और बच्चों का एक स्टैंडर्ड आंसर है, एवरग्रीन आंसर है, बाबा की याद से होगा। तो बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा यानी विघन पड़ जाता है। एक और पैराग्राफ है इसमें, स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, यानी चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया है, तो मूझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये मज़ेदार पॉइंट है ना, बाबा कैसे कैसे बताते हैं। बाबा ने स्टूडेंट से कंपेयर किया है। तो क्या आपको इसमें समझ में आया, क्या फर्क है इन बातों में। जब हर बात का आंसर हम कहते हैं बाबा की याद से होगा, तो आंसर तो सही है, इसमें क्या गड़बड़ है। कोई बताएंगे। ठीक है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हो गई कि हमें रिवीजन कोर्स खुद करना है घर पे। बाबा देख रहे हैं कि हम कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, कितनी उमंग उत्साह से। दूसरी बात यह है कि याद के पीछे भी ज्ञान है। ज्ञान अगर उस बात का नहीं है कि वो याद यथार्थ नहीं है, राइट। सुशील भाई ने बोला है यथार्थ याद नहीं है, ज्ञान का मंथन नहीं है, राइट। तो अभी हमने एक मॉडल कवर की है, अब हम इस पे आते हैं। 17 जुलाई डेट आप नोट कर लीजिए, 17 जुलाई। तो बाबा ने इसमें बैंक बैलेंस की बात की है। तो बैंक बैलेंस की बाबा ने क्या बात की है, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। तो किसी ने आंसर दिया होगा नहीं। तो बाबा ने फिर पूछा तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है, कितना समय है, समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो टोटल हिसाब निकाला है कि कितना जमा किया है, ये हिसाब हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने कितना परसेंटेज जमा किया है, अगर हमें पूरा 100% जमा करना है तो अभी हमारा कितना हुआ है, 40%, 50%, 60%। तो ये बैंक बैलेंस नोट करना,
बाबा ने ये बोला है। तो कोई आइडिया इसमें कैसे करेंगे? निखिल भाई ने जो पॉइंट बोला है वो अभी आने वाला है। राकेश भाई ने बोला है व्यर्थ को खत्म करके। सुशील दुबा जी ने बोला है इजीनेस। रतन भाई ने बोला है अव्यक्त स्थिति से। अनीता जैन जी ने बोला है स्वयं की चेकिंग से। विजय भाई ने बोला है खुशी शक्ति जमा, वेस्ट को स्टॉप करना। जितना सारे दिन में खजाने सफल करते हैं, नीरू बहन ने बोला है कर्म से, जमा करने से, टाइम मैनेजमेंट से। वेरी गुड। शिल्पा बहन ने बोला है दूसरों की और बाबा की ब्लेसिंग्स लेके देही अभिमानी स्थिति संतुष्ट करके सेवा से जितना देंगे उतना बढ़ेगा। तो आप सबको सीक्रेट्स पता है। वेरी गुड। ये बाबा के सीक्रेट्स हैं कि कैसे जमा होता है। ये बड़ा अजीब वाला बैंक है। तो क्या पॉइंट था हमारा? बैंक बैलेंस। इसी में एक और बात है फिर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा होता है ना कि जब बैचलर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी इतनी होती नहीं है, लेकिन जब पेरेंट्स बन जाते हैं, शादी हो जाती है, तो पेरेंट्स की सारी कमाई बच्चों में लग जाती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। आप रचयिता हो, आपकी रचना है, फिर उसके पीछे भी रचना है। तो माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है यानी बच्चे होते हैं, तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए कमाई जो थी वह तो बहुत समय खाया मनाए, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। तो आपने अपनी रचना देखी है, कितनी रचना है, छोटी है व बड़ी है। तो ये बाबा ने काफी सेंसिटिव सा एग्जाम्पल बताया है। तो हमारी कमाई क्या इतनी जमा है कि हमारे अपने लिए तो हो ही जाए, और हमारी रचना के लिए, और हमारी रचना की भी रचना के लिए हो जाए। तो अब बताइए क्या इतना जमा का खाता है? तो ये जो सेशन है, इसको हमें सिर्फ एक ज्ञान के सेशन की तरह नहीं लेना है। बिल्कुल आप माइंड में ऐसे सेट करना है कि 1 घंटे का हमारा ये रिट्रीट भी है। तो इसमें बीच बीच में जो टाइम होता है रिफ्लेक्शन का, उसमें रिफ्लेक्शन करते जाना है, और कुछ पॉइंट्स नोट भी करने हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो वीना बहन ने बोला है हमें बहुत जमा करना है। पूजा बहन ने बोला है अभी तो खुद के लिए भी कंप्लीट नहीं है। तो ये हम सबको समझना है। बाबा कह रहे हैं कि आपको इतना जमा करना है कि आपकी रचना के लिए भी हो जाए, और आपकी रचना की रचना के लिए भी हो जाए। तो आपको नजर आ रही है अपनी रचना, दिखाई दे रही है कहाँ कहाँ तक कितने लोग हैं, और कितनी सारी शक्तियां हमें जमा करनी है। हाँ, कपिल भाई ने बोला है उनको ये मुरली का पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। संतोष भाई को दे देंगे और ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये सभी के पास मिल जाएगी। विजय भाई ने बोला है अभी बहुत कम जमा है। तो ये रियलाइजेशन की बात है। इस सेशन में बैठे बैठे ही अभी अभी आपके माइंड में पूरे वीक के लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी तक हमने अपना समय जिस तरह से गंवाया है या सफल किया है, जो भी किया है, उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है, उसको चेंज करना है, या उसको ऑप्टिमाइज करना है।
और विद इन दिस सेशन आपका ये डिसाइड हो जाए कि हमें वो कैसे करना है, वो स्पार्क हमारे अंदर आ जाना चाहिए, वो मेन पॉइंट है, राइट। तो बैंक बैलेंस हमें चेक करना है, और जब पेरेंट हम बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें सिर्फ अपने लिए कमाई नहीं करनी होती, हमें अपनी रचना के लिए और अपनी रचना के लिए भी कमाई करनी है, राइट। अब हम आएंगे 19 जुलाई 1969 की मुरली पर। बाबा ने इस मुरली में कहा है कि अभी क्या रह गया है, सारा पुरुषार्थ हो गया, अभी क्या रह गया है। तो ये हम देख लेते हैं। तो बाबा ये पूछ रहे थे कि अभी जेवर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने वाला फिर क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। किस बात की पॉलिश होनी है, किसी को आइडिया है? जेवर तैयार होने के बाद, यानी पुरुषार्थ होने के बाद किस चीज की पॉलिश होनी है? किसी का तो आंसर आया है। निर्मल बहन, अव्यक्त स्थिति की पॉलिश होनी है, बिल्कुल राइट आंसर। तो देखते हैं बाबा ने क्या कहा। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है कि सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। इस पूरे वीक का हम ये लक्ष्य रखेंगे सभी कि हमें इस पूरे वीक में अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करनी है। तो कैसे करेंगे? ये हमारे पूरे वीक का एक्शन प्लान भी हो रहा है। तो अव्यक्त स्थिति की पॉलिश हम कैसे करेंगे? कोई भी एक्शनेबल, क्योंकि जितनी जितनी हमें क्लैरिटी आती जाएगी हम इजीली कर पाएंगे। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश हम कैसे करेंगे? शिल्पा बहन ने बोला है ट्रैफिक कंट्रोल से करेंगे, बिल्कुल हेल्प करता है, राइट। निर्मल बहन ने बोला है सबको आत्मा देखने से। वीना बहन ने बोला है सबके प्रति कल्याण की भावना आत्मिक दृष्टि से। हनी बहन ने बोला है एकाग्रता की शक्ति से। अंशु बहन ने बोला है सोमवार की सीट पर रहकर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आत्मिक दृष्टि, आत्मा देखने से, सोमान का अभ्यास से, निराकारी आकारी योग से, आत्मा समझना व देखना, सबके स्नेही और सहयोग देकर उमंग उत्साह देना, अव्यक्त मुरली के अनुभव से, आत्मिक स्थिति स्मृति से। अभी 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं, सोचिए। शिवांशी गौतम मैंने बोला है फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं देकर, सी फादर मदर, फॉलो फादर मदर। कुछ और रह गया है। कार्य करते हुए भी बुद्धि में उपराम रहेंगे, बिंदी और जीरो, राइट। जीरो एंड हीरो, अपनेपन की भावना से, भाई भाई, देही अभिमानी स्थिति में काम कर्म करने से, बाप समान बनने से। यह बहुत है, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातें क्या है। अव्यक्त स्थिति हम कैसे बनाएंगे? एक बात हमें ये भी समझना है कि जब भी हम कोई आंसर देते हैं तो वो हमारी मेमोरी से नहीं आना चाहिए, हमारे एक्सपीरियंस से आना चाहिए। हमने मुरली में क्या पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या लगता है। राखी बहन ने बोला अंतर्मुखता से, बिल्कुल सही बात है। रतन कुमार भाई ने बोला है अटेंशन से। शीला बहन ने बोला है याद से। याद वाला आंसर तो चीटिंग वाला आंसर है जो बाबा ने बताया अभी, लेकिन वो याद से भी कैसे होगा। कौशिकी बहन ने बोला है अभ्यास से, कमियों को अपने खत्म करके हर कर्म में बाबा को साथ अनुभव करना, कर्म में लाने से, अपनी चेकिंग करने से। दीपाली बहन ने बोला है
मधु साहा ने बोला है योग के अभ्यास से, आलस्य को त्याग कर। संतोष भाई ने भी आंसर नहीं किया, गोपेश भाई ने भी आंसर नहीं किया। पार्टिसिपेट तो सबको करना है। प्रीति बहन ने बोला है साइलेंस पावर से। अव्यक्त स्थिति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम साइलेंस में रहें, थोड़ा मौन में रहें, व्यक्त भाव में ज़्यादा ना आए। व्यक्त भाव में ज़्यादा बोलना भी शामिल है, ज़्यादा सोचना भी शामिल है, व्यर्थ भी सारा शामिल है। कौशिकी बहन ने बोला है संकल्पों को स्टॉप और मोड़ने से, साइलेंस की शक्ति से। शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों का स्टॉप करने से। तो इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स ले लिए। आप लोग नोट करते जा रहे हैं, मुख्य मुख्य बातें जो आपको लग रहा है यूजफुल है। तो ये पूरे वीक के लिए आप नोट कर लीजिए। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करनी है इस पूरे वीक में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं, ये कुछ कुछ बातें जो रह जाती हैं। तो कोई भाई बहन कह सकते हैं कि हमारे पास तो इसके लिए टाइम नहीं है, तो बाबा ने इसका आंसर भी ऑलरेडी दे रखा है। तो 23 जुलाई 1969 की मुरली का डेट नोट कर लीजिए, 23 जुलाई 1969। तो बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही काम का थोड़ा सा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है। तो बाबा ने किस बात को विशेष काम बताया है? अशरीरी बनना, कर्म करते करते भी अशरीरी बन की प्रैक्टिस करना। शरीरी बनना, या फिर हम पहली वाली बात से लिंक करेंगे तो अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए विशेष काम है, मतलब ये मोस्ट अर्जेंट टास्क है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए हमें समय निकालना है। तो इसके लिए हम समय कैसे निकालेंगे? कोई इनोवेटिव आइडिया? निखिल भाई, कुछ आइडियाज? विशेष काम के लिए विशेष समय कैसे निकालेंगे? क्या हम अपना माइंडसेट चेंज करें? हनी बहन ने बोला है 1 मिनट ऑफ प्रैक्टिस एवरी आवर, अटेंशन एंड चेकिंग। जब जब पानी पिए 1 मिनट बाबा की याद करके। गोपेश भाई ने बताया। सुशील भाई ने बोला है थिंक स्लोली। सेकंड की ड्रिल, फायदा किसमें ज़्यादा है ये परख कर। राइट। ट्रैफिक कंट्रोल, वाटर चार्ज, फूड चार्ज, विशेष महत्व देकर। राइट। बाबा की याद, बाबा की सॉन्ग्स, 2 आवर चेकिंग। चैट बॉक्स में अभी सारे आंसर पढ़ते जा रहे होंगे। क्या क्या लिखा है? हर कर्म में टाइम टेबल बना लें कि इस समय किस सम्मान की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत सही सही आंसर आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि जो भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को ही ये समझ में आएगा, उन्हीं को ही ये फायदा होगा कि ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि ऐसे तो ज्ञान की क्लासेस हमें इजीली बहुत मिल जाती हैं यूट्यूब पर, लेकिन जैसे कि बहुत भाई बहनों का फोकस है, शिवानी बहन ने भी बोला है, सचिन भाई ने भी ये बात बोली थी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी अभी कहीं नहीं होती, वो लोग कोई नहीं करते। जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, और हमारा पूरे वीक में हमें क्या करना है वो प्रैक्टिस हमारी बढ़ेगी नहीं। तो जितना जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली यहाँ पर, उतनी लर्निंग फास्ट होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो टाइम की ही जो बात है, बाबा ने इसको बहुत तरीके से बताया है। बाबा ने बताया कि आने वाले टाइम में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि तो यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल कर के समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमेशा के लिए। नेक्स्ट बात को भी देख लेते हैं। अभी से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में बहुत काम करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। इस लाइन को तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो इसमें बाबा ने फोकस किया है कि कम समय में बहुत काम करो, और अभी क्या करते हो, समय ज़्यादा लगाते हो, काम कम करते हो, दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ऐसा हम कैसे करें कि हम कम समय में ज़्यादा काम करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके लिए कोई तरीका? कम समय में अधिक काम हम कैसे करेंगे, एफिशिएंसी अपनी हम कैसे बढ़ाएं? वीना बहन ने बोला है कंसंट्रेशन से। रेनू बहन ने बोला है बहुत अच्छा पॉइंट है, टाइम टेबल बनाने से। टाइम टेबल का पॉइंट अच्छा है। राखी बहन ने बोला है व्यर्थ से मुक्त होने से। शिवांशी बहन ने बोला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख करके। प्रीति बहन ने बोला है त्रिकालदर्शी बन के काम करके। ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो बोला है प्रीति बहन ने। त्रिकालदर्शी होके हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं अपना। कौशिकी बहन ने बोला है नींद को कम करके, जितना जरूरी है उतना ही। राइट। शरीर बन करके फुल स्टॉप लगाने से, योग से। मेक अ टू डू लिस्ट एंड अ टू बी लिस्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है रेनू बहन, थैंक यू। चलते फिरते याद की यात्रा से, अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करने से, अटेंशन देना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं, चार्ट रखकर, सबसे कठिन काम पहले करके, राकेश भाई ने बोला है। वीना बहन ने बोला है लक्ष्य को कभी भूले नहीं। आलस और अलबेलेपन से मुक्त होना। रतन भाई ने बोला है स्मार्ट वर्क एंड टेक्निक्स। कौशिकी बहन ने बोला है गुणों के अनुभव में लग जाए। निखिल भाई ने बोला है, वेरी गुड निखिल भाई, थैंक यू। प्रायोरिटी डिफाइन करके। एग्जैक्टली अगर हमें लाइफ में यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास किसी दिन में 10 टास्क है, 1 2 3 4 5 6 10। तो अब हमारे पास टाइम इतना ही है कि हम कोई भी 4 काम उसमें से कर सकते हैं, सारे 10 नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमने पहले करना शुरू कर दिया 6 7 8 9, तो हमारी जो प्रायोरिटी में थे 1 2 3 4 वो रह जाएंगे।
हमें क्या करना है कि पहले हमें प्रायोरिटी वाली चीज़ों को लेना है। तो ये आप नोट करके जाइए। वीना बहन ने भी यही बोला है कि प्रायोरिटी की लिस्ट बना के, पूर्णिमा बहन ने बोला है अलर्ट होकर करने से, हर दिन का लक्ष्य बना करके। निर्मल बहन ने एक और अच्छा पॉइंट बोला है, स्थूल चीज़ों को सूक्ष्म से जोड़कर। अनीता बहन ने बोला है फोकस ओनली पॉइंट्स। प्राप्तियां क्या क्या हैं, खुद को मोटिवेट करना, नशा और निशाना। तो ये आप नोट कर लीजिए, या पूरे वीक में प्रैक्टिस करिए, फिर हम अगली बार इसका एक्सपीरियंस सुनेंगे आपसे कि समय कम है और काम ज़्यादा करना है। तो इस बात को हमने कैसे किया, जो जो बातें हमने बताई हैं क्या वो हुई, सच में कैसे हुई। तो इसी रेट की मुरली की हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये पैराग्राफ ध्यान से हमें समझना है, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसीलिए ही जहाँ भी हो, जैसे भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगी, यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति। कई बार हमारे साथ माइंड क्या गेम खेलता है, क्योंकि वो हमें चाहता है कि प्रेजेंट से हटा के पास्ट या फ्यूचर में ले जाए। तो वो कहता है कि नहीं, जो सब ठीक हो जाएगा ना तो फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी तो ये कोरोना वगैरह है ना, तो थोड़ा ऐसे ही है, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना, अभी तो इतनी सारी बातें हैं। लेकिन ये सब कुछ भी ऐसे ही चलता रहेगा, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। तो जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। आप सबको अगर याद होगा तो 3 जून की साकार मुरली का वरदान भी यही था। 3 जून की साकार मुरली का वरदान था कि इस समय बाप का और समय का फायदा उठाओ, उसका लाभ लो। थोड़ा सा समय जो है इसमें जो बाप का साथ मिला है और जो समय मिला है, इसको मैं बहुत अच्छे से फोकस करना है इस बात को। ये प्रिविलेज बहुत थोड़े टाइम के लिए है, बाबा भी फिर साथ नहीं रहेंगे, समय भी फिर हमारे साथ फेवर में नहीं होगा। तो बहुत थोड़े टाइम में हमें बहुत कुछ करना है, ये हमें फोकस में लेकर आना है। अदरवाइज हम सेमी कॉन्शियस होकर पूरे वीक हम चलते रहते हैं, अचानक से फिर हम एक दिन कभी कभी होश में आते हैं। तो लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है कई बार। हाँ, इसी मुरली का एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम यानी पेन, तीसरा फाइल, चौथी भागदौड़। तो इन चारों को हमें लौकिक से अलौकिक में कैसे लेकर आना है। तो बाबा इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप चारों ओर देख रहे हो, आपको उन्हीं को ही अलौकिक बनाना है। तो वैसे आप कोई बता सकते हैं, आप ही से पूछ लेते हैं पहले। जब हम चेयर को देखेंगे तो क्या याद आना चाहिए हमें अलौकिक हिसाब से। चीटिंग कर ली रतन भाई ने। बाबा का दिल तख्त है, थ्रोन है। ओके, बाबा के दिल पर बैठे हैं, सुमान की सीट है। ओके, चलो ये तो ठीक हो गया आपसे।
ओके, अभी डिफिकल्ट आएगा। और जब कलम यानी पेन को देखेंगे तो क्या याद आना चाहिए? हाँ, तो कलम से बाबा ने कहा कमल स्थिति याद आनी चाहिए, कमल का फूल याद आना चाहिए। और फाइल को जब देखें तो क्या याद आना चाहिए? वाह, क्या बात है। सब लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया। फाइल देख के याद आना चाहिए पोता मेल, जैसा कि आपने बोला, या फिर याद आना चाहिए कि फाइल पूरी नहीं होगी तो फाइन भरना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, और भाग दौड़ से क्या याद आना चाहिए? भाग दौड़ से दिन भर में भाग दौड़ भी करते हैं जब ऑफिस में होते हैं तो। कौशिक की बहन ने बोला है सेवा याद आनी चाहिए। और क्या याद आनी चाहिए? ड्रिल याद आनी चाहिए। वेरी गुड। सीढ़ी उतरना चढ़ना, क्या बात है। मंथ एक्सरसाइज निखिल भाई ने बोला है। रूहानी ड्रिल्स, जी, क्या बात है। आप तो सारे लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं। वेरी गुड। फिर तो टेस्ट डिफिकल्ट होगा अगली बार से। तो कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे, मतलब क्या लिखते होंगे। और भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना, यह प्रैक्टिस करो। तो बाबा ने की बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया कि हम में से अधिकतर लोग ऑफिस में कहीं ना कहीं काम करते ही हैं। सबके पास टेबल होती है, पेन होती है, चेयर है, फाइल है, भाग दौड़ है। तो देखा आपने ये बाबा का कितने कमाल का पढ़ाने का तरीका है कि ऐसी लौकिक बातों को अलौकिक में कैसे चेंज करना है। तो ये एक तरह से अलौकिक खेल है, राइट। तो आज हमने भी कुछ मोडियाँ रिवाइज की, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। और थोड़ा एक दो तीन क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं, फिर बाबा को याद करके इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो क्या किसी ने पूछा है कि मोबाइल को हम कैसे अलौकिक देखेंगे? कोई बताएगा इसका आंसर? ये तो बहुत अच्छा आंसर इसका आ सकते हैं। मोबाइल को हम अलौकिक कैसे बनाएंगे? राखी बहन ने बोला है मोबाइल से सेवा करके। सुशील भाई ने बोला है ऑलवेज कनेक्टेड। विजय भाई ने बोला है दुआएं देखिए। कौशिकी बहन ने बोला है जितनी बार मोबाइल देखो उतना परमधाम याद आए, सिर्फ सेवा हो तभी यूज करें, काउंसलिंग करके, ऑलवेज चार्ज। वेरी गुड, चार्जिंग वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। सं- संदेश ही बाबा के मैसेंजर है, पुरुषार्थ का साधन है। मोबाइल जैसे हमेशा साथ रहता है वैसे ही बाबा हमारे साथ है। फोन इज बॉडी सेम इज आत्मा। अरे देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आ गए। मोबाइल से तो कितना कुछ सीख सकते हैं। वेरी गुड। अश्विनी कुमार ने बोला है, अश्विनी भाई ने, कि स्थूल साधन एक दिन नहीं रहेगा, ये भी याद आना चाहिए। मोबाइल से सेल्फी यानी सेल्फ याद आना चाहिए। मोबाइल देह है, मैं आत्मा सिम हूँ। ओके, तो बहुत खुशी की बात है, आप सारे भाई बहनों बहुत क्रिएटिव हैं, एंथुजियास्टिक हैं। और आप में से काफ़ी सारे भाई बहनों से इस वीक में ऑफलाइन बात भी हुई थी। तो बहुत जान के खुशी होती है कि कई भाई बहन कितना अभी अभी ज्ञान में आए हैं, कुछ महीने ही हुए हैं, और ड्रामा अनुसार कितना फास्ट फास्ट जाके वो अव्यक्त मुरली स्टडी तक भी आ गए हैं। तो ड्रामा की बहुत मदद है, अव्यक्त बाप दादा की बहुत मदद है, सारे वरिष्ठ दादियों की बहुत मदद है कि सब लोग इतना फास्ट फास्ट आगे बढ़ रहे हैं।
तो किसी के कोई एक दो सजेशंस या कोई पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, एनीथिंग, तो 3-4 मिनट में हम ले लेते हैं, फिर हम फिनिश करेंगे। तो कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, किसी ने पूछा है कि हाउ वुड आई नो विच मोडली टू रिवाइज फॉर नेक्स्ट सैटरडे। ओके, ये हम टेलीग्राम चैनल में अगर आप हैं तो वहाँ हम बता देंगे, एग्जैक्ट डेट्स डाल देंगे, या फिर हम संतोष भाई को बता देंगे, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट वाड़ी हमारे साथ। ओके ओके, so Kapi sister, so if you are in Telegram channel, then you can connect easily. कोई भी है ना, ऑडियो से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है वो। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज करेंगे तो उनको हम अनम्यूट करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति का अभ्यास और कैसे कैसे कर सकते हैं? ओके, बाबा ने इसका तो बहुत सारे तरीके बताए हैं। सबसे आसान इसमें तरीका है, बाबा कहते हैं कि जैसे बाप परमधाम से इस शरीर में आते हैं थोड़े समय के लिए मेहमान बन करके, ऐसे ही आप भी ये स्मृति में लेकर आओ कि हम थोड़े समय के लिए मेहमान हैं इस शरीर में। जितना हमें ये याद रहेगा, आप अगर 3 मिनट के लिए भी सोचेंगे ना, आपकी स्थिति इसमें बन जाएगी। बहुत ईजी है ये। बाबा की तरह हम ऊपर से शरीर में आए हैं अभी अभी, जैसे बाबा आके सबको देखते हैं, ऐसे ऐसे आप देखो, इजी है। बाकी हर एक मुरली से कोई ना कोई पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अव्यक्त बाप दादा को आपने इनवाइट किया है और आप थोड़ा साइड में हट जाइए, बाबा को बैठने दीजिए, बाबा को अपने अनिशा बहन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर आप ऑडियो में पूछ सकते हैं तो ठीक है। ऑडियो सभी का चालू कर दिया है, आप ऑडियो से पूछ सकते हैं आप सभी। राहुल जी, अव्यक्त स्थिति में देर तक टिकने का क्या स्थिति किस तरह से बन सकती है? एक बात इसमें ये भी समझनी है कि अव्यक्त स्थिति रिजल्ट है बहुत सारी बातों का, वो आउटकम है, वो इटसेल्फ एक पुरुषार्थ उस तरह से नहीं हो सकता इतना डायरेक्टली। जैसे कि अंतर्मुक्तावे रहेंगे, अंत समय की स्मृति रहेगी, घर जाने की स्मृति रहेगी, स्वमान याद रहेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा, टाइम टेबल सारा ठीक से चलेगा, तो टोटल उसका आउटकम है, रिजल्ट है अव्यक्त स्थिति। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है जो कि अव्यक्त मुरली से हमें हर दिन पता चलती है धीरे धीरे। तो वो सारी बातों पर जैसे जैसे इंक्रीमेंटल एफर्ट होता जाएगा तो उसका वो रिजल्ट आएगा। जी, ओम शांति भाई जी। ऑडियो का पूछना भाई जी, थोड़े समय में जमा का खाता कैसे याद करें कि हमारा जमा का खाता बढ़ जाए? इसकी भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यर्थ का लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, एब्सोल्युटली। कई बार क्या होता है, हम जमा बहुत करते हैं पर लीकेज भी साथ साथ होता रहता है, तो व्यर्थ कंप्लीटली बंद हो जाए।
उसके बाद जमा का करने के लिए बाबा ने बताया कि तीनों सेवाएं कर, क्योंकि जब आपको जैसे आपको है ना, आपके इनकम के साधन बहुत होने चाहिए, आपके रेवेन्यू बहुत होने चाहिए। तो तीनों प्रकार की सेवा, जितनी भी प्रकार की सेवाएं हो सकती है, सारी एक साथ करनी। ओम शांति भाजी। शांति। ठीक है, आज इतना ही फिर। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने बोला है कि अपनी रचना को देखना है, हम रचयिता हैं, तो रचयिता की पालना हम कैसे कैसे करें? इसमें दो ही मेन बात है, स्नेह से और शक्तियों से। जी, उनको वाइब्रेशन दे करके योग में बैठ करके प्रतिदिन योग में नहीं बैठे उनको, जी हमें इसको है ना इतना रिचुअलिस्टिक नहीं बनाना है। जी आप जब योग में नहीं भी बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, जी तो भी आप दे सकते हो वाइब्रेशन, क्योंकि यू हैव टू हैव गुड विशेस फॉर देम। तो उसमें योग में बैठ के ही करने की बात नहीं। जैसे हम विश्व ग्लोब को प्रतिदिन प्रकाश देते हैं, तो उसमें हमारी रचना भी आ जाती है ना? तो वो भी एक प्रैक्टिस हो सकती है। साथ में जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे संबंध हैं, जिनसे हम प्रतिदिन संपर्क में आते हैं, तो वो भी हमारी रचना है, क्योंकि उन्हें हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। और हमारे साथ में जो ग्रुप के लोग हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो वो भी क्या हमारी रचना है, उन्हें भी हम यही माने। रचना नहीं है, सहयोगी तो है वो, जी सहयोगी हैं हम, जिनसे हैं बाबा कहते हैं, हम जिनको भी सहयोग तो करना होता है। जी और जिनसे हमारे लग रहा है कि हिसाब किताब चल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी हमें वाइब्रेशन दे करके, चुकतू करके, उन्हें भी अपनी हम रचना में ही ले सकते हैं। इसमें रचना को इसमें नाबिल है, जो रचना है डायरेक्ट उनकी तो पालना करनी है, लेकिन जो जी रचना नहीं भी है, अच्छे संकल्प तो सभी के लिए करना ही है, चाहे हम किसी की रचना है तो भी। मान जी लीजिए हम भी तो किसी की रचना होंगे ना, हमारी टीचर जो होंगी या हमारी पालना जो करते हैं, जी उसके लिए भी हम कैसे भाव रखेंगे, ग्रेटिट्यूड का, रेस्पेक्ट का। तो ओवरऑल वो सारी बात बाबा के समझाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जी ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे भी।